हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वी स्टार्टेड लेक्चर सीरीज़ ऑफ इंग्लिश एसे एंड दीगर सब्जेक्ट्स जो भी हैं ऐसे सीएसएस के, फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी, उनके भी लेक्चर सीरीज़ डेली बेसिस पे अपलोड की जाती हैं। द वीडियोस एंड द प्लेलिस्ट आर अवेलेबल ऑन द चैनल एज वेल, तो आप वो विज़िट कर सकते हैं। इंग्लिश एसे का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हमने कल दे दिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश ऐसे जो कि सीएसएस में आते हैं। यू सी, मेरी नज़र में जो स्टूडेंट्स हैं ऑफन टाइम्स टाइप्स ऑफ ऐसे को आइडेंटिफाई करने कितना इम्पोर्टेंट होता है उसको ओवरलुक कर जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको इग्नोर कर जाते हैं। जब तक आपको टाइप ऑफ ऐसे का पता नहीं होगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से ऐसे आते हैं और मुझे कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, तब तक आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। आपके जहन में क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। और मैंने मुख्तलिफ़ टीचर्स के पास, मतलब मैं पढ़ा हूँ, मैं गया हूँ, और डॉक्टर आरफ जावेद के पास मैं रिसेंटली गया था एंड ही हैज़ आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड इंग्लिश ऐसे इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। 3 कैटेगरीज़ में उन्होंने इंग्लिश ऐसे को सीएसएस के लिए, वैसे तो मतलब काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हम निकाल सकते हैं, बट सीएसएस की डोमेन में 3 कैटेगरीज़ को उन्होंने स्पेसिफाई किया है। एंड बाय फार मुझे मतलब वो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगा है आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। उन्होंने 3 कैटेगरीज़ में उनको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आर्गुमेंटेटिव, उसके बाद एक्सपोजिटरी, एंड लास्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, आर्गुमेंटेटिव, एक्सपोजिटरी एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, ठीक है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, बेहतर रहेगा। आर्गुमेंटेटिव, एक्सपोजिटरी एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। सबसे ज़्यादा सेफ़ आपके लिए कौन सा रहेगा टॉपिक ऑप्ट करना, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये आर्गुमेंटेटिव वो टॉपिक है या फिर एक्सपोजिटरी है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है और सबसे ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन कौन सा रहता है, और जो टॉपिक स्टेटमेंट होती है उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको समझना कैसे है और उसको तोड़ना कैसे है, ठीक है। उसको भी हम इस वीडियो में और आगे वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में कवर करते जाएंगे, ठीक है। इन सी एस एस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स ऐसे पेपर इज़ ऑफन मोस्ट क्रिटिकल, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही सवाल करना होता है, तो वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और हम एक ही टॉपिक चूज़ करें और वो भी गलत टॉपिक चूज़ कर लें जिसका हमें आइडिया भी ना हो कि ये टाइप कौन सा है, तो वी विल फेल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कैटेगरी ऑफ द टॉपिक यू चूज़ इज़ वाइटल बिकॉज द स्ट्रक्चर, टोन एंड अप्रोच ऑल्टर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ऐसे टाइप, ठीक है। ये मतलब आपका इस लेक्चर की एक डिफाइनिंग सेंटेंस में इसको कहूँगा, डिफाइनिंग स्टेटमेंट ऑफ द दिस लेक्चर। अंडरस्टैंडिंग द कैटेगरी ऑफ द टॉपिक you choose is vital because the structure, tone and approach alter completely based on the essay type, ठीक है। हर अपने टॉपिक की, चाहे वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो, एक्सपोजिटरी हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो, उसकी अलग स्ट्रक्चर होती है, अलग टोन होती है, अलग अप्रोच होती है। जो आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक हो उसमें आपको जो एग्जामिनर को आप कन्विंस करेंगे, आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी। आपको उसे परसुएट करना है कि मेरी बात ठीक है। पर जो एब्स्ट्रैक्ट में आपकी अप्रोच होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। कमिंग टू द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज। सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है आर्ग्यूमेंटेटिव एसे का। उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव एसे की डेफिनेशन क्या होगी। एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे रिक्वायर्स यू टू टेक अ क्लियर डेफिनेटिव स्टांस। देखें, आर्ग्यूमेंटेटिव में सबसे पहले यू हैव टू टेक अ क्लियर एंड डेफिनेटिव स्टांस। मतलब आपको दो साइड्स आपको दी जाएंगी कि दिस और दैट, उनमें से कोई एक साइड आपको चूज़ करनी है। उस साइड में आपको क्लियर और डेफिनेटिव स्टांस रखना है अपना, ठीक है। ऑन अ कंट्रोवर्शियल और अ डिबेट इशू, मतलब ये एक किस्म की डिबेट हो जाएगी, कंट्रोवर्शियल या फिर डिबेट इशू। द टॉपिक यूजुअली
प्रेजेंट्स अ क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट विथ टू क्लियर साइड्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने की ये सबसे प्रिसाइज और सिंपल आइडेंटिटी उसकी ये बनेगी। द टॉपिक यूजुअली प्रेजेंट्स अ क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट विथ टू क्लियर साइड्स। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को पहचानने की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें दो क्लियर साइड्स होती हैं, ईदर दिस और दैट। एग्जाम्पल्स में अब आपको बताऊंगा तो आपको वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपका क्या रोल होता है, यू एक्ट एज अ लॉयर। ठीक है, वो मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा तो आपकी बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हाँ, देखें, जब भी कोर्ट में एक प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें जब लॉयर होता है अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट कि जो मेरा क्लाइंट है उसने ये बात की है, ये बात नहीं की है, उसने ये जुर्म नहीं किया, उसने अपनी सारी की सारी बातें बता दी। फॉर एग्जांपल यू आर दैट लॉयर और आपने सारी अपनी बातें बता दी कि इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट दैट दिस इज़ माई स्टांस, दिस इज़ द स्टांस ऑफ माई क्लाइंट एंड माई क्लाइंट इज़ नॉट गिल्टी। ठीक है, उसके बाद जो आपका ओपोनेंट वकील होगा वो आएगा, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा जो आपके ख़िलाफ़ होंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके ख़िलाफ़। ऑब्वियसली एवरी क्वाइन हैज़ अ फ्लिप साइड। ठीक है, आपके सामने वाला आपकी काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि ये मेरा क्लाइंट गिल्टी नहीं है, तो जो आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा आपके सामने तो वो कहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ही वॉज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। ठीक है, मतलब आपका जो क्लाइंट है वो क्राइम सीन पे मौजूद था। आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट मिल गया। यू हैव टू काउंटर द काउंटर आर्ग्यूमेंट। फिर से ये होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पहले आप आए, आपने अपना आर्ग्यूमेंट दिया, फिर आप बैठ गए, फिर जो ओपोनेंट आता है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट। फिर तीसरी दफ़ा आप उठते हैं, आप जो आपको मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट मिला है आप उसे काउंटर करते हैं। ठीक है, ये होता है आर्ग्यूमेंटेटिव एसे का स्ट्रक्चर। आर्ग्यूमेंट करने का तरीका ये होता है, डिबेट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने कहा कि ये मेरा क्लाइंट है, इसने जुर्म नहीं किया, ही इज़ नॉट गिल्टी। फिर सामने वाला वकील जो होता है वो कहता है कि ही वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। फिर आप उसी ही आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हैं कि ही वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन आफ्टर द क्राइम वाज डन। तो आप अपने क्लाइंट को बचा भी रहे हैं और आप अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर भी कर रहे हैं, विच मीन्स यू आर विनिंग द डिबेट। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो पास पेपर्स में पहले स्ट्रेटजी बता दूँ कि उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, फिर आपको एग्जांपल्स बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेटजी इसकी क्या होती है, यू मस्ट फॉर्मुलेट अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट चूजिंग वन साइड। आर्ग्यूमेंटेटिव में आपको ये है कि आपको एक साइड चूज़ करनी होती है, उससे आप एग्री करें या फिर डिसएग्री करें, येस करें या फिर नो करें, दैट इज़ अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, prove your points using hard facts and crucially address and refute the counter arguments to convince the examiner। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एग्जामिनर है वो आपका जज है, उसे आपके सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आएंगे, उनको भी एड्रेस करना है और आपके एग्जामिनर को कन्विंस भी करना है विथ हार्ड फैक्ट्स। और अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आपके क्रिटिकल होने चाहिए, क्रूशल होने चाहिए। अब आते हैं एग्जांपल्स पे कि एग्जांपल्स कौन से हैं जो कि पास पेपर्स में आ चुके हैं। ये आप देख लें कि जब आप एग्जांपल्स देख लेंगे आपके जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पास पेपर्स में आ चुके हैं। CSS 2025 में टॉपिक आया था, इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन। देखें, ये टॉपिक स्टेटमेंट है हमारी, इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन। इसका जो जवाब होगा येस और नो में होगा। येस, पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन। नो, पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को कैसे पहचानना है। ये 2025 में आया था। आर मॉडर्न वॉर्स
एक मॉडर्न वॉर्स, इकोनॉमिक वॉर्स, जो मॉडर्न वॉर्स होती हैं ये इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं या नहीं होती, ठीक है। अब हम इससे एग्री करेंगे या फिर डिसएग्री करेंगे कि हाँ जो मॉडर्न वॉर्स होती हैं ये मेनली इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं या फिर नहीं होती। एग्री करें या डिसएग्री करें बेस्ड ऑन योर नॉलेज। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मिथ, या फिर ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और रियलिटी, बीच में और आ जाए, मतलब हमें दो साइड्स पता हों कि इधर दिस और दैट, और हम उससे एक साइड चूज़ कर लें तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है, ठीक है। ये भी CSS 2022 में आया था, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मिथ। इज़ जेंडर इक्वलिटी अ मिथ, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आ जाए वहाँ पे यू हैव टू लुक फॉर अ क्वेश्चन मार्क, वो अगर क्वेश्चन मार्क हो तो इट इज़ एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, तो इसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। आर वी रेडी फॉर को एजुकेशन, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। आर वी रेडी फॉर अ क्वेश्चन मतलब को एजुकेशन, मतलब अब हम एग्री करें कि हाँ हम को एजुकेशन के लिए तैयार हैं तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स उस हिसाब से होंगे। और अब अगर हम कहें कि हम को एजुकेशन के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स उस हिसाब से होंगे, ठीक है। ये आया था CSS 2016 में। होपफुली आपका आर्ग्यूमेंटेटिव, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक्सपोजिटरी पे। अब ये मैंने इसको पूरी तरीके से लिखना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें पे मैं नहीं आया आर्ग्यूमेंटेटिव वाले पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी प्रिसाइज, क्योंकि बाद में आने वाले लेक्चर्स में आई विल कीप एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एसेज एज वेल। नेक्स्ट टाइप इज़ एक्सपोजिटरी एसे। ये मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं, और ऑफन टाइम्स जो मेंटोर्स होते हैं वो भी रिकमेंड यही करते हैं कि यू हैव टू गो फॉर एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एसेज, ठीक है। मैंने भी खुद ये ही ऑप्ट किए थे। एंड आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। एक्सपोजिटरी essay requires you to explain, illustrate और clarify a specific issue और trend, मतलब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, इलस्ट्रेट करना है और क्लैरिफाई करना है, ठीक है। कोई भी इशू हो या कोई ट्रेंड हो, अनलाइक आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक्स यू आर नॉट डिबेटिंग, यहाँ पे आपकी कोई डिबेट नहीं चल रही, यहाँ पे किसी पॉइंट को आपने डिफेंड नहीं करना है, किस स्टांस को। यू आर ब्रेकिंग डाउन अ डिस्प्यूटेड इशू, एन अनडिस्प्यूटेड इशू टू इन्फॉर्म द रीडर। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि यू हैव टू इन्फॉर्म द रीडर, आपको एक इन्फॉर्मेटिव अप्रोच रखनी है कि आई एम एजुकेटिंग द अदर पर्सन जो मेरा ऐसे पढ़ रहा है। योर रोल, आपका रोल क्या होगा वाइल राइटिंग दिस एक्सपोजिटरी ऐसे? एक्ट लाइक एन एनालिस्ट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब इसके एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे तो आप बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके लिए। इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? यू शुड फोकस ऑन मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। यू मस्ट क्लियरली आउटलाइन द कॉजेज, करंट इम्पैक्ट्स, चैलेंजेस एंड एक्शनेबल सॉल्यूशंस वे फॉरवर्ड रिगार्डिंग द टॉपिक्स। यहाँ पे सबसे सेफ इसलिए होता है क्योंकि इसकी डीकंस्ट्रक्शन आसान होती है, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन में हम ले जाते हैं ऑफन टाइम्स, ठीक है। इसीलिए इसको एक्सपोजिटरी टॉपिक कहा जाता है, बिकॉज वी आर एक्सपोजिंग समथिंग, वी आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं आउटलाइन में, कैसे? कॉजेज़, इम्पैक्ट्स, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, इनमें से 2 से 3 हमारी मेन हेडिंग्स होती हैं, और सेकंड हेडिंग्स हमारी सॉल्यूशंस या फिर इम्पैक्ट्स वगैरह भी आ जाती हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट। अब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि CSS में आ चुके हैं। तो CSS 2025 में आया था द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल सी बातें पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसके चैलेंजेस कौन से हैं और उसका वे फॉरवर्ड कौन सा है, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, उसने 2 ही चीज़ें पूछी हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है
उसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं और उसका सॉल्यूशन कौन सा आएगा। ये CSS 2025 का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये थोड़ा बहुत क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है तो ये हमारा एक आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक लगता है हमें। ये मैंने गलती से ऐड कर दिया है क्योंकि हम इस पर एग्री भी कर सकते हैं, हम इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन एक्सपोजिटरी टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये CSS 2023 में आया था। फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसे बनानी है। CSS 2026 में भी एक टॉपिक आया था कि पाकिस्तान को इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो वो भी एक एक्सपोजिटरी टॉपिक था। ठीक है, उसके अलावा ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये भी एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है। इसको हम अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस में लेके जा सकते हैं, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन में लेके जा सकते हैं। ओपन एंडेड टॉपिक है ये, हम इसे जहाँ भी लेना चाहें वहाँ लेकर जा सकते हैं। CSS 2021 में आया था ये। प्रोमोटिंग टूरिज़्म इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्लोज एंडेड टॉपिक है जिसमें हमें दो ही चीज़ें पूछी गई हैं। देखें, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये ओपन एंडेड टॉपिक है ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ओपन एंडेड है, इसे हम किसी भी डायरेक्शन में ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस में ले जाएं, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन में लेके जाएं, या फिर कोई और तरीका हो हमारे पास जिसमें हम लेना चाहें तो वहाँ ले जा सकते हैं। बट प्रोमोटिंग टूरिज़्म इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, तो ये क्लोज्ड एंडेड टॉपिक्स हैं। इसमें उसने क्लियरली बता दिया है कि हम आपसे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस पूछ रहे हैं टूरिज़्म इन पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, दोनों ही एक्सपोजिटरी टॉपिक्स हैं। ये CSS 2020 में आया था। कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं आपको एक्सपोजिटरी टॉपिक्स के, जिससे आप उससे बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान भी एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है। मूविंग अहेड, एक और टॉपिक था जो मुझे जहन में नहीं आ रहा। एथिकल कंज्यूमरिज्म का एक टॉपिक आया था, वो भी एक्सपोजिटरी टॉपिक था। अब इसकी टॉपिक स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो आप देख लेना। लास्ट टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल एसेस। एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल एसेस, अब इसमें क्या होता है कि हाँ, सबसे ज़्यादा सेफ होता है एक्सपोजिटरी, सेकंड नंबर पे होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव इसलिए थोड़े बहुत कम सेफ होते हैं क्योंकि जो हमारी इंटरप्रिटेशन है येस वाली, अगर एग्जामिनर की नो वाली हो तो ये थोड़ा बहुत रिस्क हो जाता है। ठीक है, इसमें इंटरप्रिटेशन होती हैं दो, आर्ग्यूमेंटेटिव में दो इंटरप्रिटेशंस होती हैं, इधर दिस और दैट, येस और नो, मतलब दो इंटरप्रिटेशंस होती हैं। एक्सपोजिटरी में एक ही इंटरप्रिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल प्रोमोटिंग टूरिज़्म इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, उसकी एक ही इंटरप्रिटेशन होगी, उसकी कोई हिडन मीनिंग नहीं होगी। ठीक है, सरफेस मीनिंग ही उसकी एक्चुअल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, तो इसलिए इसकी एक ही इंटरप्रिटेशन है। बट व्हेन इट कम्स टू एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, तो उसमें मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एसेज डील विद इंटेंजिबल आइडियाज़, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, proverbs or quotes. These topics do not focus on direct socio-economic or political problems of Pakistan, but rather human nature, ethics, society और philosophy. ठीक है, आपका रोल क्या होगा इसमें? यू हैव टू एक्ट लाइक अ फिलोसोफर और अ सोशल थिंकर। अब इसमें ये वाले सबसे कम सेफ होते हैं क्योंकि इसमें आपकी इंटरप्रिटेशन का एग्जामिनर की इंटरप्रिटेशन से मिलना बहुत ही उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। एंड यू हैव टू बी अ वेरी वेल रेड पर्सन
पास एन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, और आपका बैकग्राउंड लिटरेचर से हो तभी मतलब आपके थोड़े बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को पास करने के। ठीक है, इसके एग्जांपल्स पे आते हैं तो उसे आप आइडेंटिफाई करना मतलब कर पाएंगे आफ्टर रीडिंग द एग्जांपल्स। लाइफ विद पर्पस इज़ अ लैंग्वेज ड्रिफ्टिंग थिंग्स, तो ये CSS 2025 में आया था। अब इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, हो सकती हैं, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। एक टॉपिक आया था, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू मेक लेमनेड, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू मेक लेमनेड। अब इसकी मेरे ख्याल से ये इंटरप्रिटेशन होगी कि जब आपको ज़िंदगी मौके दे तो आप उन मौक़ों के फ़ायदे उठाएं पूरी तरीके से। अब मैं उसको किसी कौम का एग्जांपल दे दूं, किसी हिस्ट्री का एग्जांपल दे दूं, किसी रिलीजन का एग्जांपल दे दूं, किसी पर्सनैलिटी का दे दूं, पॉलिटिकल दे दूं, रिलीजियस, मतलब हज़ारों तरीके से मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। इसीलिए मतलब दिस बिकम्स अ वेरी मल्टी डायमेंशनल टॉपिक। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल टाइप एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करना मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। द फूल स्पीक्स द वाइज लिसन्स, ये CSS 2024 में आया था। बॉयज़ विल बी बॉयज़, जिसने मतलब ये ट्रेंडिंग में भी गया था CSS 2023 में। डू वी रियली लर्न फ्राम हिस्ट्री, CSS 2022 में। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। ठीक है, CSS 2020 में आया था। अब इसके क्विक कंपैरिजन को देख लेते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव, एक्सपोजिटरी और एब्स्ट्रैक्ट को। कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है आर्ग्यूमेंटेटिव का? टू परसुएड और टू प्रूव अ पॉइंट। और कोर ऑब्जेक्टिव एक्सपोजिटरी का क्या होता है? टू इन्फॉर्म एंड टू एनालाइज। और सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट का क्या होता है? टू इंटरप्रेट डीप कॉन्सेप्ट, मतलब कोई गहरी मीनिंग हो, कोई गहरा कॉन्सेप्ट हो, उसी को इंटरप्रेट करना कोर ऑब्जेक्टिव होता है एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का। टोन एंड स्टाइल में आते हैं तो लॉजिकल परसुएसिव, मतलब आपको लॉजिकली किसी इंसान को परसुएड करना है कि मेरा जो स्टांस है वो ठीक है, सामने वाले का स्टांस वो गलत है। ठीक है, उसका टोन आपका ऐसा होना चाहिए। और एक्सपोजिटरी में आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका अपना खुद का कुछ भी उसमें ऐड नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फैक्चुअल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए एक्सपोजिटरी टॉपिक आपका। When it comes to the tone and style of abstract essay, you have to write a philosophical and reflective and creative style. Lastly, की फोकस उसका तीनों टॉपिक्स का बताते हैं कि क्या होना चाहिए। थीसिस, जिसमें आप डिफेंड कर रहे हो अपने स्टांस को, और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी अपना वेटेज दें कि मेरे मुखालिफ ये बात करते हैं बट वो गलत हैं। मतलब यू हैव टू गिव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट इन आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज एज वेल। एक्सपोजिटरी का की फोकस क्या होता है? कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंज, मतलब मेन फोकस उसका यही होता है, मेन हेडिंग्स यही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट का की फोकस होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ एन आइडिया। अब यूनिवर्सल बात आ जाती है तो मैंने जैसे बताया डोमेन्स, कि आप उसको सब्जेक्टिव ले सकते हैं अपनी फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, किसी नेशन पे, किसी हिस्ट्री पे, रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, मतलब यूनिवर्सल हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो दिस वाज द लेक्चर। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, होपफुली आपके लिए ये फ्रूटफुल रहा। आई